नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक के 14 चैप्टर्स को अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। इसके अंतर्गत हम 1919 से लेकर 1939 के बीच की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उदारवादियों के काल के बारे में पढ़ा। उदारवादी जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे, उसके बाद में उग्र राष्ट्रवाद का युग स्टार्ट होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और उग्र राष्ट्रवाद जब अपनी चरम स्थिति में होता है तो क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो भारत में बढ़ जाती हैं। तो इस संबंध में हमने क्रांतिकारी गतिविधियों के पहले चरण के बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें जिन पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं, इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि ब्रिटिश शासन का विरोध तो हो रहा था, सरकार का विरोध तो हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर पूरे देश में लोगों की सहभागिता इसमें नहीं थी। इसके बाद में क्योंकि हम जन राष्ट्रवाद इस टर्म को देखेंगे आप, जन राष्ट्रवाद, लोगों का राष्ट्रवाद। गांधी जी का अभ्युदय जब होता है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के जो विचार थे, चाहे वो सत्य अहिंसा के विचार हों, सत्याग्रह की नीतियां हों, उनसे लोग प्रभावित होते हैं। और व्यापक स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों की सहभागिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ से आपको दिखाई देने लगती है। तो इसको हम जन राष्ट्रवाद का युग कह सकते हैं और यहाँ से जन राष्ट्रवाद के युग की शुरुआत आप मान सकते हैं। इस पूरी यूनिट के अंतर्गत हम जिन जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे कि ये यूनिट स्टार्ट हो रही है, स्पेक्ट्रम की बुक हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल अध्यायों के नाम हैं, जिन अध्यायों को हम जन राष्ट्रवाद के युग के शुभारंभ वाली यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी का अभ्युदय देखेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन देखेंगे। उसके बाद में 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार और जो अन्य नई शक्तियों का उदय होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनके बारे में। सविनय अवज्ञा के बाद में भारत में भविष्य की रणनीति को लेकर के जो भी राष्ट्रवादी थे उनके बीच में क्या बहस होती है, किस तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। और फिर अंत में प्रांतों में कांग्रेस के शासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी यूनिट के अंतर्गत हम इनको पढ़ने वाले हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से गांधी का अभ्युदय, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 15 है इस बुक का। और गांधी का अभ्युदय आपके चैप्टर नंबर 15 का टाइटल है। इस अध्याय के अंतर्गत ये पूरा पूरा एक जो व्यू देता हूं मैं आपको, इसलिए देता हूं ताकि आपको पता चले अब तक हमने क्या पढ़ा और आगे क्या आने वाला है। इससे क्या होता है, चीजों में जो एक निरंतरता होती है वो बनी रहती है, कनेक्टिविटी आप बना पाते हैं और फ्लो जो है पूरी कहानी का वो बना रहता है। तो आज का जो अध्याय है गांधी का अभ्युदय, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में देखा, पिछले अध्याय में आपने क्या देखा, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया और इस उम्मीद के साथ में भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया कि विश्व युद्ध के बाद में जैसे कि हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो हमारी जो भी डिमांड है, खास करके स्वशासन से संबंधित, स्वराज्य से संबंधित, उस पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो विचार करेगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। सरकार ने इस डिमांड की तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया और उधर से काफ़ी जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसके फलस्वरूप जो भी प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। इधर गांधी जी का अभ्युदय हो रहा था। तो ये जो एक पीरियड है, इसमें कहीं ना कहीं जो घटनाएं थी या क्रांतिकारी घटनाओं की बात करें या राष्ट्रवाद की भावना की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं शिथिल पड़ती हुई नजर आती है। और यहाँ से ये राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने की जो दशा है उसके पीछे के कारण क्या रहे, सबसे पहले इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और इससे जुड़ा हुआ जो भारत सरकार अधिनियम है इसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के उदय के बारे में पढ़ेंगे, उनका दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से उन्होंने कार्य किए, क्या क्या वहां पर रणनीतियां अपनाई, उनके बारे में चर्चा होगी। गांधी जी भारत लौटेंगे, फिर रॉलेट एक्ट आएगा, सत्याग्रह होंगे, जलियांवाला बाग जनसंहार हो गया, हंटर कमीशन और इन सारी चीजों पर कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया ताकि चीजों के बारे में आपको पता लग सके कि हम दरअसल क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी एक बार फिर से
तेज हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक निर्णायक मोड़ लिया, जिसके सबसे प्रमुख कारणों में जो कारण माना जाता है वो है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का उदय होना, अभ्युदय होना। ठीक है। राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारणों को अगर हम देखें तो इन चार कारणों के द्वारा इस चीज को हम समझ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कहीं न कहीं भारत में आर्थिक कठिनाइयाँ देखने को मिली, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपने हितों की पूर्ति के लिए या युद्ध संबंधी खर्चे के लिए भारत के जो भी रिसोर्सेज थे, भारत के जो भी संसाधन थे, उनका जम करके प्रयोग किया। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा राष्ट्रवादियों को थी, जो कि उनको नहीं मिला। इससे भी राष्ट्रवाद के उदय होने में एक कह सकते हैं एक प्रेरक का जो है इस चीज ने कार्य किया। साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया और रूसी क्रांति का प्रभाव भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवादियों की सोच पर पड़ा। इस वजह से राष्ट्रवाद की जो घटनाएं थी या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो धीरे धीरे भारतीय लोगों के मन में फिर दोबारा से प्रबल होने लगी। भारत में अंग्रेज किसी भी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे। उनकी नीतियां ये थी कि भारतीयों को लालच में रखा जाए, भ्रम में रखा जाए और हम लगातार उन पर क्या करते रहे, शासन करते रहे। ये उनकी मंशा थी। और इसके अलावा ब्रिटेन जब महायुद्ध में था, प्रथम विश्व युद्ध में था, उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का जो समूह था उसने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाए, उत्पात मचाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो उससे भी कहीं न कहीं ब्रिटेन नाराज़ था। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि भारतीयों को किसी भी सूरत में स्वशासन सौंपा जाए। लेकिन उदारवादियों ने क्योंकि सहयोगात्मक रुख अपनाया था ब्रिटेन के प्रति, तो यहाँ पर उनके प्रति कुछ न कुछ तो सरकार को करना था। तो उदारवादियों की संतुष्टि के लिए जहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या लाया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया 1919 में। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों से क्योंकि वे रुष्ट थे, तो क्रांतिकारियों के दमन के लिए उनके द्वारा क्या लाया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया। तो दोनों चीजें एक साथ जो है वो ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, वन बाय वन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। तो जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का क्या होता है, प्रकाशन होता है। और आगे चल करके यही रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या बनती है, बेस बनती है, आधार बनती है। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक शासन के लिए एक नया विधान बनाया, जो 1921 में क्या किया गया, उसको क्रियान्वित किया गया। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में, उसको हम देखेंगे इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। इससे क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की जो प्रणाली थी वो स्टार्ट कर दी गई। आपसे अगर पूछा जाए कि इस द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये लियोनल कर्टिस को माना जाता है। ठीक है, ये द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता था। द्वैध शासन जब प्रांतों में लागू किया गया तो इसके अंतर्गत क्या-क्या चीजें हुई। जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद थी, इसको दो भागों में बांट दिया गया। प्र, प्रांतों के जो भी मामले थे, प्रांतों के जो भी विषय थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग था आरक्षित विषय, यानी आरक्षित विषय कुछ ऐसे मामले रखे गए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकृति के थे, और कुछ दूसरे मामले हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखे गए। तो जितनी भी अधिकार क्षेत्र थे प्रांतों के, उनको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो भी शासन किया जाता था या इनसे जुड़ी हुई जो भी कार्य किए जाते थे, उसको गवर्नर जनरल अपनी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके साथ मिल करके जो है करता था। यानी गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो मिल करके आरक्षित विषयों के संबंध में जो भी कार्य होते थे उनका संपादन करते थे। हस्तांतरित विषयों के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि इनके ऊपर जो शासन संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएंगी वो गवर्नर जनरल प्लस उसके साथ में जो भारतीय मंत्रियों का समूह था उसके माध्यम से हस्तांतरित विषयों को देखा जाएगा। तो इस तरीके से द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पे हुई। गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मामलों में इंटरफियर करने के असीमित अधिकार जो है इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
अधिनियम के द्वारा दे दिए गए। मताधिकार में वृद्धि हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जहां पर और विस्तार हमको देखने को मिलता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को दी गई थी, उसका विस्तार ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, है ना, तो इनके लिए और यहाँ पे बढ़ा दिया गया। कहीं न कहीं भारत को सांप्रदायिक तौर पर विभाजित करने की और यहाँ पर कोशिश की जाती है इस अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल के द्वारा 8 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्य का संचालन किया जाता था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य होते थे। केंद्रीय सरकार के बारे में देखें तो अनुत्तरदायी शासन की जो व्यवस्था थी वो ऐसी की ऐसी बनी रही, यथावत बनी रही, और केंद्र के भी जो विषय थे उनका 2 भागों में विभाजन कर दिया गया और इनको नाम दिया गया केंद्रीय और प्रांतीय विषय। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, ठीक है, जिसमें से उच्च सदन जो होता था राज्य परिषद होता था और निम्न सदन जो होता था वो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती थी। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 का निर्वाचन होता था, 41 को नॉमिनेट किया जाता था। राज्य परिषद जो थी, जो कि उच्च सदन होता था केंद्र का, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और इसके संबंध में एक चीज और याद रखेंगे, इसमें केवल पुरुष सदस्य ही इसमें जो सदस्य होते थे वो केवल पुरुष ही हो सकते थे, ठीक है। और इधर केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल रखा गया वो 3 वर्ष का रखा गया। हालांकि गवर्नर जो था वो अगर चाहे तो इसका कार्यकाल बढ़ा सकता था, ये उसको अधिकार था। अधिनियम के दोष क्या थे, कमियां क्या थी? कमियां, सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो अत्यंत जटिल थी, अतार्किक थी, तो ये कहीं न कहीं भारतीय शासन व्यवस्था में इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, ठीक है? जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो गवर्नर जनरल को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो उनका सदस्य होना न होना बिल्कुल बराबर रहा। सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया और संयुक्त रूप से जो उत्तरदायित्व की एक भावना थी, उसका यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। ये कुछ इसकी कमियां थी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही? इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की जाती है और इसमें 1919 के अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी घोषित किया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अधिवेशन 1918 में हुआ और यहाँ पे इसको अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी कैसे घोषित किया गया? ये लागू नहीं हुआ था, लाया गया था केवल, ठीक है? और लाया गया था तो इसके प्रावधानों के बारे में पता था, तो ये लागू होने से पहले ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया कि ये जो इसके प्रावधान हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं, वो बहुत बढ़िया नहीं हैं और उससे भारतीय कह सकते हैं भारतीय समाज में कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, ऐसा मानना था कांग्रेस का, तो इस वजह से इसको निराशाजनक और असंतोषकारी उन्होंने घोषित किया। गांधी जी का अभ्युदय। प्रारंभिक जीवन देखते हैं गांधी जी का। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्य का प्रयोग किस तरीके से किया उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जन्म हुआ गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे। ये जो है स्टार्टिंग में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी अपनी और बैरिस्टर की उपाधि ली, वकील लॉयर जो है ये बन गए और गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे और कब गए थे 1893 में। जब ये वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखे कि वहाँ पर जो एशिया के मजदूर हैं, एशियाई क्षेत्र से जो मजदूर वहाँ पर मजदूरी करने के लिए गए हैं, उनकी दशा जो है वो बहुत खराब है, दुर्दशा है, वो नस्ल भेद का सामना कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, लगातार उन पर क्या हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन अत्याचारों से द्रवित होकर के इन्होंने इन मज़दूरों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए वहीं पर रहकर संघर्ष करने का निश्चय किया और इस पूरे कार्य का संपादन करते हुए ये 1914 तक जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे, 1915 में ये वापस आ जाते हैं भारत। दक्षिण अफ्रीका में जो मजदूर कार्य करते थे, भारतीय संदर्भ में अगर हम विशेष रूप से देखें, तो भारतीयों के 3 वर्ग वहाँ पे काम करते थे। एक तो पहला वर्ग जो था वो था दक्षिण भारत के मजदूर उसमें हुआ करते थे। दूसरे वर्ग में मेमन मुसलमान थे जो भारत के थे और वो वहाँ पे मजदूरी करते थे। तीसरे वर्ग में वे मजदूर आते थे जो वहाँ पर कभी कार्य करने के लिए गए होंगे, उनका जो भी अनुबंध रहा होगा वहाँ पे, वो अनुबंध समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद में उनकी जो भी फैमिली थी, परिवार था, उसके साथ में वो वहीं पर बस गए थे। तो इन सभी की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और इन्हीं की दशा को सुधारने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने का
निश्चय किया। तो यहाँ से संघर्ष का उदारवादी चरण स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका में 1894 से लेकर के 1906 तक का जो समय है, ये गांधी जी के संघर्ष का उदारवादी चरण कहा जा सकता है। इन्होंने इस चरण में क्या किया, इन मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए जो सरकार थी, चाहे दक्षिण अफ्रीका सरकार हो या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन का भी ये उत्तरदायित्व था क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है और भारत के जो भी मजदूर हैं वो जहाँ-जहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी दशा जितनी खराब हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़िम्मेदारी ब्रिटेन की भी है। तो चाहे ब्रिटिश सरकार की बात करें, चाहे दक्षिण अफ्रीकी सरकार की बात करें, दोनों को गांधी जी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए, याचिकाएँ दी गईं और इस नीति का जो है इन्होंने पालन किया। इसी संबंध में नेटल भारतीय कांग्रेस का इन्होंने यहाँ पे स्थापना करी 1894 में और 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम जो पत्र था वो निकाला जिसके पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है। सॉरी। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से लेकर के 14 तक का जो समय है वो अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल कहलाता है। इस काल में गांधी जी ने कुछ चीजों का विरोध किया, जैसे एक पंजीकरण प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई चीजें थी, उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया साउथ अफ्रीका में 1906 में। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था? दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने यह निश्चित कर दिया या बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं मैंडेटरी कर दिया कि जो भी भारतीय मजदूर हैं उनका एक प्रमाण पत्र होता था जिस पर उसके अंगूठे का निशान लगा होता था, तो उनको ये लेकर के चलना होता था, कभी भी उनकी तलाशी ली जा सकती थी, चेकिंग की जा सकती थी। तो ये जो प्रमाण पत्र है भारतीय मजदूरों को अपने साथ में रखना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं इस कानून के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा यहाँ पे सत्याग्रह किया गया। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा लगाई गई थी, इसका भी विरोध गांधी जी ने किया। विरोध स्वरूप 1908 में इनको जेल में डाल दिया गया और इसके बाद में गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और इसी टॉल्स्टॉय फॉर्म में गांधी जी अपने जर्मन मित्र जिनका नाम था कालेनबाख, इनकी मदद से सत्याग्रहियों के जो परिवार थे उनके पुनर्वास की समस्या जो थी, उनके दोबारा से बसने की जो समस्या थी उसको हल करने का यहाँ पे भी काम करते हैं। पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध भी गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अभियान चलाया गया। पोल टैक्स क्या था? पोल टैक्स को आप एक सामुदायिक टैक्स की तरह ले सकते हैं जो कि सरकार को देना पड़ता था। लोग जो है वो सरकार को देते थे। भारतीय लोगों पर इस टैक्स की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा कर दी गई। 3 पौंड का जो पोल टैक्स है वो निर्धारित किया गया था जिसको कहीं न कहीं भारतीय मज़दूर अदा नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ये भी प्रावधान किया कि जो भी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई रीति-रिवाज से जितने भी विवाह किए जाते हैं, वो सभी अवैध हैं, ठीक है? और इसके अलावा उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी अवैध हैं, ठीक है? तो ये जो कानून था, इन दोनों कानूनों के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा यहाँ पे अभियान चलाया गया। गांधी जी हो गए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने भी जो दक्षिण अफ्रीका की जो नीति थी, ये पोल टैक्स वाली और जो विवाहों को अवैध घोषित करने वाली, इसकी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा भी निंदा की गई थी। तो गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग, इधर गोपाल कृष्ण गोखले, सी.एफ. एंड्रयूज, इन सभी लोगों ने एक लंबी वार्ता की और इस लंबी वार्ता के पश्चात में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा भारतीयों की जो मुख्य मांगें थी, उनको मान लिया गया। गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीकी के बारे में बात करते हैं। ये जो तकनीकी है, इनकी टेक्निक थी, ये सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थी। सत्याग्रह में भारतीय परंपरा के तो कुछ तत्व शामिल थे ही, इसके साथ-साथ गांधी जी ने इसमें टॉल्स्टॉय की जो फ़िलॉसफ़ी थी, टॉल्स्टॉय का जो दर्शन था, उसको भी इसमें शामिल किया। सत्याग्रह की जो प्रमुख विशेषताएँ थी, वो ये थी कि जो भी सत्याग्रही होगा, वो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, वो किसी से डरेगा नहीं और अपनी माँगों की पूर्ति के लिए वो हिंसा का सहारा नहीं लेगा, ठीक है? इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई जाती थी। लोग जो भी सत्याग्रही होते थे, उनको प्रेरित किया जाता था कि वो जो भी टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट उन पे लगाती है उनका भुगतान ना करें और जो भी प्राधिकारी है इससे संबंधित जो भी अधिकारी है उसका आदर सम्मान बिल्कुल नहीं करें, ठीक है? उसके सम्मान में कमी करना। संघर्ष के दौरान अगर कोई भी यातना उनको दी जाती है तो सत्याग्रही का ये गुण होना चाहिए कि संघर्ष के दौरान उसको टॉर्चर कितना भी किया जाए सामने वाले पक्ष के द्वारा, उसको सहन करने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। ये सत्याग्रह की जो तकनीकी थी गांधी जी की, उसकी कुछ विशेषताएं के तौर पर इसको आप ले सकते हैं। गांधी जी की भारत वापसी जनवरी 1915।
भारत आ जाते हैं गांधी जी। गांधी जी ने भारत आकर के अगले 1 वर्ष क्या करने का निश्चय लिया? उन्होंने ये निश्चय किया कि वे संपूर्ण देश का भ्रमण करेंगे और भारतीय लोगों की स्थिति क्या है, किस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, क्या-क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या-क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का अवलोकन करेंगे। ये निर्णय गांधी जी के द्वारा लिया जाता है। क्योंकि जब गांधी जी भारत आए थे तो तत्कालीन भारत में जो भी राजनीतिक विचारधाराएं चल रही थी उन सभी से कहीं ना कहीं गांधी जी असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हमको जो राष्ट्रवादी लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए या जिनकी प्राप्ति के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इन राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सबसे उचित मार्ग है अहिंसक सत्याग्रह। ठीक है। और तत्कालीन समय में जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं थी वो कहीं न कहीं इस अहिंसक सत्याग्रह की नीति से अलग थीं, तो गांधी जी इस वजह से उन सभी विचारधाराओं से सहमत नहीं थे। भारत आने के बाद में जो सबसे पहला यहाँ पे प्रयोग किया जाता है गांधी जी के द्वारा, वो चंपारण सत्याग्रह में किया जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। इसको आप प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पे देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बैकग्राउंड पे हम जाते हैं। यहाँ पे बिहार का चंपारण नामक स्थान है। यहाँ पर पूर्व में 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। ये 3 कठिया प्रणाली क्या थी? 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत जो भी किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनको अपने भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जो भी गोरे जमींदार होते थे उनके द्वारा, ब्रिटिश जो बागान मालिक होते थे उनके द्वारा, है ना? अब ये 3 कठिया प्रणाली को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पर 1 बीघा जो होता है, इस शब्द में देखेंगे आप 3 कठिया का मतलब है 3 कट्ठा, ठीक है? कट्ठा, कट्ठा एक माप होती है भूमि के मापन की, ठीक है? तो 1 बीघा जो भूमि होती थी वो 20 कट्ठे के बराबर होती थी। 20 कट्ठे के बराबर होती थी, ठीक है? और 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, और इस 1 बीघे में से यानी 20 कट्ठे में से तीसरे हिस्से पर, ठीक है? 20 कट्ठे में से तीसरे हिस्से पर जो किसान थे उनको नील की खेती करना यहाँ पे अनिवार्य बना दिया गया था कि ये आपको करनी ही करनी है। स्टार्टिंग की बात हो रही है। फिर क्या होता है धीरे-धीरे 19th सेंचुरी में डाई या जो केमिकल जो होते हैं उनका विकास होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो जब डाई का विकास होता है तो ये सस्ता पड़ता था, बजाय नील की खेती में जो प्रोसेस रहता है पूरा उसके सापेक्ष ये जो रासायनिक डाई थी ये सस्ती पड़ती थी। इसके द्वारा रंगना भी आसान होता था। तो जैसे-जैसे 19th सेंचुरी में हम आगे बढ़ते हैं, 19th सेंचुरी के अंत में डाई का विकास हुआ और इस डाई के विकास ने नील की खेती बंद करने की जो है कहीं न कहीं नील की खेती को बंद करने के लिए बागान मालिकों को विवश कर दिया। अब नील की खेती बंद हो गई तो बागान मालिक जो थे उनको लाभ भी कम होने लगा। अब इधर जो किसान थे जो जिनसे नील की खेती करवाई जाती थी वो पहले से ही परेशान थे और इस खेती को त्यागना चाहते थे। जब अनुबंध को समाप्त करने के लिए किसानों के द्वारा बागान मालिकों से कहा गया तो कहीं न कहीं अपने लाभ या अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने अ, छोड़ने से पहले खेती को छोड़ने से पहले उन पर भारी भरकम लगान और टैक्सेस जो है वो लाद दिए, जिनका विरोध किसानों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। ये चंपारण सत्याग्रह की बैकग्राउंड थी, पृष्ठभूमि थी। तो किसानों को अनुबंध मुक्त करने के लिए, नील की खेती करने से मुक्त करने के लिए मालिकों के द्वारा करों की दरों में यहाँ पे बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई थी। तो इसी को देखते हुए यहाँ के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया जाता है और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले को परखने के लिए, मामले की जांच करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? चंपारण पहुंच जाते हैं। ठीक है। और अंततः गांधी जी के प्रयासों से सरकार को एक जांच आयोग यहाँ पे गठित करवाना पड़ जाता है, जिसके सदस्य गांधी जी भी होते हैं। और अंततः 3 कठिया जो पद्धति की इसकी समाप्ति की बात हो या गोरे बगान मालिकों के द्वारा अवैध वसूली की बात हो, ये जो है कहीं न कहीं बंद कर दी जाती है। इसके साथ-साथ सरकार के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो अवैध वसूली बागान मालिकों के द्वारा किसानों से की गई है, उसका 25% यानी 1/4 हिस्सा किसानों को लौटाया भी जाए, सरकार इस चीज़ पर
सहमति व्यक्त करती है। इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इससे संबंधित थे। राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। दूसरा जो प्रयोग होता है गांधी जी का भारत में, वो होता है अहमदाबाद मिड हड़ताल। ये 1918 में हुई। ये प्रथम भूख हड़ताल के तौर पे देखी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे और मजदूर थे, उनमें प्लेग बोनस को लेकर के विवाद चल रहा था। मिल मालिक जो थे वो केवल 20% बोनस देना चाहते थे और जो मजदूर थे उनकी डिमांड थी कि उनको 35% बोनस जो है दिया जाए। गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल करने का आह्वान किया और कहा कि वो 35% बोनस की जो मांग कर रहे हैं उस पर अड़े रहें, उस पर बने रहें। गांधी जी के द्वारा भी इन मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की जाती है और इस भूख हड़ताल के दौरान अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन, ये जो है गांधी जी की प्रमुख सहयोगी रहती हैं। अंततः विवश होकर के मजदूरों को 35% बोनस देने का निर्णय मिल मालिकों के द्वारा लिया जाता है। ये गांधी जी की भारत आगमन के बाद में दूसरी जीत के अंतर्गत रखी जा सकती है। इसके बाद में तीसरा जो प्रयोग रहता है वो खेड़ा सत्याग्रह रहता है 1918। इसको आप प्रथम असहयोग आंदोलन या प्रथम असहयोग का पहला प्रयोग इस तरीके से भी कह सकते हैं। ये क्या था कि 1918 के भीषण अकाल के बाद में गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल एक तरफ जहां बर्बाद हो गई थी और पूरी फसल के बर्बाद होने के बाद भी सरकार ने किसानों से जो माल गुजारी वो वसूलते थे उसको वसूल करने की प्रक्रिया को जारी रखा। उनको किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई। ठीक है। तो इसी के विरोध में कहीं न कहीं ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों को एकजुट करने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया, वो गुजरात सभा के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता थे वल्लभ भाई राठौड़, हार्दिक खुराना, मितेश पांड्या। गांधी जी भी इसके 1918 से लेकर के 1919 तक 2 साल की अवधि तक अध्यक्ष रहे थे और 1920 में इस गुजरात सभा का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इस खेड़ा नामक स्थान पर वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक आदि ने भी गांधी जी के साथ में खेड़ा के गांवों का दौरा किया और किसानों को लगान अदा न करने की शपथ दिलाई। तो ये जो तीनों घटनाएं हमने देखी, इनमें गांधी जी की उपलब्धियां क्या रहीं? गांधी जी की उपलब्धि ये रही कि एक तो ये जो सत्याग्रह की नीति का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसको यूज करने का अवसर सबसे पहली बार इन्हीं आंदोलनों में इनको मिला। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ पर जनता की ताकत क्या है और जनता की कमजोरियां क्या है, इसके बारे में गांधी जी को पता चला और इन आंदोलनों की सफलता से भारतीयों के बीच में गांधी जी को एक विशेष पहचान भी यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये गांधी जी की उपलब्धियां रही थी। इसके बाद में रॉलेट एक्ट आता है फरवरी 1919 में। उद्देश्य क्या था कि एक तरफ धीरे धीरे ये जो राष्ट्रवादी भावना थी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो लोग कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ रहे थे, इस राष्ट्रीयता की भावना और जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी इनको कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति की जो सिफारिशें थीं यही रॉलेट एक्ट के नाम से जानी गई। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत 3 वकील होते थे। इस पूरे एक्ट को, इस पूरे कानून को भारतीयों ने बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून कहा। काला कानून भी इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो किया गया, क्योंकि इसमें जो कमियां थी, खामियां थी, पुलिस किसी को भी बिना अपील के, बिना उसको कोई भी नोटिस दिए कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, नजरबंद कर सकती थी, उसको अपना वकील भी चुनने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल डायरेक्टली जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया था। तो इसके खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ उसको आप प्रथम जन आंदोलन के तौर पे देख सकते हैं। गांधी जी ने एक्ट के विरोध में सत्याग्रह स्टार्ट करने का निर्णय लिया और एक सत्याग्रह सभा का गठन किया यहाँ पे, और इस गठन के साथ में देश में हड़तालें, उपवास और प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला यहाँ पे लिया जाता है। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये जो तिथि निर्धारित की गई थी इसकी 6 अप्रैल 1919, इससे पहले ही आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लेता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कब स्टार्ट करना है, उससे पहले ही वो हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, हिंसक रूप धारण कर लेते हैं और मजबूर होकर के सरकार को इसको दबाने के लिए सेना का भी सहारा लेना पड़ता है। तो जगह-जगह पर क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, जगह-जगह पर उपद्रव हो रहे थे, जिसमें से एक प्रमुख स्थान आता है आपका अमृतसर।
ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव देखने को मिला। तो अमृतसर से जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे क्या हुआ कि इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह-जगह पर जनसभाएँ हो रही थी। जगह-जगह पर लोग अपने विचारों को व्यक्त करके इस एक्ट की क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। इसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को 1919, 13 अप्रैल बैसाखी का पर्व था और बैसाखी का पर्व मनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और इसको समझिएगा चीज को, जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और दूसरी तरफ एक सभा का आयोजन किया जा रहा था वहीं पे। और वो सभा का आयोजन किसके लिए किया जा रहा था? जो राष्ट्रवादी नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। तो ज्यादातर लोग थे वहां पे अपना त्योहार मनाने के लिए आए थे, उत्सव मनाने के लिए आए थे। और एक सभा बगल में इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भी चल रही थी। इसमें ये कहा जाता है कि जनरल डायर ने एक दिन पहले ये कहा था कि किसी भी तरह की कोई सभा का आयोजन नहीं किया जाए, किसी भी तरह कोई जुलूस नहीं निकाला जाए, कोई हड़ताल नहीं की जाए, सब अपने घरों में रहें। हालाँकि इस सूचना को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रचार-प्रसार इसका नहीं किया गया, तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो वो केवल बिना हिंसा का सहारा लिए या कोई भी ऐसी गलत गतिविधि नहीं कर रहे थे, केवल वे इकट्ठा हुए थे सामान्य अपने उद्देश्यों के लिए। और यहाँ पे क्या किया गया, जनरल डायर के आदेश पर बिना चेतावनी दिए इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और इस घटना से आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको त्याग दिया। इसके अलावा शंकर राम नागर, कहीं कहीं पर इनका नाम शंकरन नायर भी लिखा आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बुक में शंकर राम नागर लिखा हुआ है और मैंने जैसे और भी बुक्स आपको पढ़ाई हैं यहाँ पे, तो उनमें शंकरन नायर लिखा होता है, तो देख लीजिएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। हमको नाम से उतना ज़्यादा वो नहीं करना है, बस समझ में आना चाहिए कि हमको शंकरम नागर तो लगभग मिलते जुलते नाम है, ठीक है, नाम एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो शंकरराम नागर जो थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से क्या दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया गया था। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह था इसे हिंसा को देखते हुए समाप्त घोषित कर दिया था। इस घटना के बारे में एपीजे टेलर लिखते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो था वो एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से अलग होने लगे। क्योंकि अब तक भी, इस घटना से पहले तक भी कुछ लोग जो थे वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से खिलाफ नहीं थे ब्रिटिश सरकार के। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर ये अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन कर दे जो कहीं न कहीं भारतीयों के हित में नहीं है, उन नीतियों को अगर ये थोड़ा-सा बदल दे तब भी ब्रिटिश सरकार का शासन चले, तो भी भारतीयों के लिए इतनी हानि नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लोगों की जो मेंटालिटी थी वो पूरी तरीके से यहाँ से बदलती हुई नज़र आती है। तो जनरल डायर को अंततः ऊधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड में मारा गया, इसकी हत्या की गई। 1940 में इसके लिए ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखा था, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इनका नाम था नहीं, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं जो एक कह सकते हैं ना संप्रदायवादी जो विचारधाराएँ थीं, उनको कहीं न कहीं टारगेट करते हुए कि हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, सब भाई-भाई हैं, तो इस वजह से राम भी अपने नाम में इन्होंने जोड़ा, मोहम्मद भी जोड़ा, सिंह भी जोड़ा इसमें और आज़ाद, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने अपना नाम रखा था। ऊधम सिंह को जनरल डायर की हत्या के लिए 1940 में फांसी दे दी जाती है और कालांतर में आगे जब आप देखते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो 1974 में इनकी जो अस्थियाँ थी इनको भारत लाया भी गया था, ठीक है? हंटर आयोग आता है। इसके बाद में हंटर आयोग देखते हैं। बेसिकली जो हंटर आयोग का गठन किया गया था वो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए और इसके अलावा जो और उपद्रव हुए थे उनकी जांच के लिए इस हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारत सचिव थे उस टाइम पे एडविन मॉन्टेग्यू। इसके द्वारा ये जो समिति थी, इसका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 1919 को। इसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहा जाता था। इसको प्रचलित नाम के तौर पे आप हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, इसी के नाम पर इसको हंटर कमीशन कहा जाता था। भारतीय सदस्य कौन थे इस हंटर
कमीशन के तो सर चिमनालाल हरीलाल सीतलवाड़ा, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे। इसके साथ-साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी थे। पंडित जगत नारायण दूसरे सदस्य थे इसके। ये संयुक्त प्रांत जो था, यूनाइटेड प्रोविंस था, उसकी विधायी परिषद के सदस्य थे। और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर के अधिवक्ता थे। ये 3 भारतीय सदस्य थे, नाम इनके याद रखेंगे। मार्च 1920 में इसके द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है और रिपोर्ट पेश करते समय डायर के कृत्य की निंदा की जाती है। सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा, सरकार को जब ऐसा लगा कि कहीं न कहीं प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, जनरल डायर का जो काम था उसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं अपने अधिकारियों की सेफ्टी के लिए इन्होंने एक एक्ट बना दिया, क्षतिपूर्ति अधिनियम जिसको कहा जाता है, इंडेमनिटी एक्ट, ठीक है? ये सरकार के द्वारा लाया गया और भारतीयों ने इसको क्या कहा? व्हाइट वॉशिंग बिल कहा, व्हाइट वॉशिंग बिल इसको कहा गया, ठीक है? विंस्टन चर्चिल को रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य मिला। ये जो रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 1920 में, तो इसकी जो समीक्षा थी, इसका काम मिला विंस्टन चर्चिल को। विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो ब्रिटेन का निम्न सदन होता है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे क्या होती है, लोकसभा होती है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अमृतसर की जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उसकी निंदा की। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो उच्च सदन है ब्रिटेन का, वहां पर लोगों ने डायर का पक्ष लिया। तो दोनों मिली-जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक घटना ये भी पढ़ने पर मिलती है कि मॉर्निंग पोस्ट, एक जो समाचार पत्र था ब्रिटेन का, मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि भी जुटाई गई थी, क्योंकि डायर को उसके पद से हटा दिया गया था इस पूरे मामले के बाद में। और हालांकि उसको फिर भी सुविधाएं मिलती रहीं, लोगों ने उसको एक हीरो की तरह देखा था ब्रिटेन में, जनरल डायर को। और नौकरी से हटाने के बाद भी उसको आधा वेतन जो है वो दिया जाता रहा था। तो उसी के लिए मॉर्निंग पोस्ट ये लिखता है कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या रहा? कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति का गठन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, सी.आर. दास थे, अब्बास तैयब जी थे, एम.आर. जयकर और स्वयं गांधी जी थे। इसमें ये सभी शामिल थे गैर सरकारी समिति में, और इन्होंने मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं मोर्चा खोला और डायर के द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया था, इसकी निंदा करने का काम जो है कांग्रेस ने किया। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन। 15वां चैप्टर था जिसको आज हमने समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यहाँ से मिली होगी। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने मित्रों के साथ में, खास करके ऐसे मित्रों के साथ में जो कि कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शेयर भी आपको तभी करना है यदि आप यहाँ तक हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो शेयर आपको ये वीडियो तभी करनी है जब आपको स्वयं ये लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं या जिस तरीके से हमको ये बुक को कंप्लीट किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। जब आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो दूसरे के लिए भी थोड़ा बहुत इसका कहीं न कहीं तैयारी में मददगार ये साबित हो सकती है। तो आप अगर सैटिस्फाइड हैं, तभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।